ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज लास्ट लेक्चर में हम लोग देख रहे थे, डिटर्मिनेंट के बारे में बात कर रहे थे, डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स वगैरह के बारे में बात किए थे। तो हमने उसमें आपको लगभग हर चीज़ के बारे में डिस्कस कर लिया था। तो अब हमारा लास्ट यूनिट बचा हुआ है, क्या चीज़? प्रोबेबिलिटी। ठीक, तो प्रोबेबिलिटी के बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे, है ना। और कल भी यही हमारा रहेगा। तो पहले तो हम लोग इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, प्रोबेबिलिटी क्या है। तो आप हेडिंग डालोगे बेसिक कॉन्सेप्ट एंड टर्म्स यूज्ड इन प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी में जो बेसिक टर्म्स या जो भी हमारे कॉन्सेप्ट होते हैं उनके बारे में हम लोग पहले देख लेते हैं क्या होते हैं वो। पहला टॉपिक हमारा है एक्सपेरिमेंट। तो एक्सपेरिमेंट हमारा क्या होता है? जैसे मान लो, अगर मैं एक्सपेरिमेंट के बारे में बात करूं तो कोई भी ऐसा आउटकम जो वेल डिफाइंड हो, तो इसके बारे में अगर पहले आप लिख लो, क्या लिखोगे? एन ऑपरेशन दैट हैज its result as some well defined outcomes is called एक्सपेरिमेंट। मतलब क्या हुआ कि अगर मान लो हम कोई भी ऑपरेशन कर रहे हैं, कोई भी ऐसी चीज़ जो हम डिफाइन कर रहे हैं, जिसका आउटकम कुछ ना कुछ आ सकता है, जो वेल डिफाइंड हो। जैसे मान लो एक्सपेरिमेंट करने का मतलब ये हुआ कि हम कॉइन को टॉस कर दिए, डाइस को थ्रो कर दिए, तो वो एक एक्सपेरिमेंट ही हम लोग कर रहे हैं, तो वो हमारा एक्सपेरिमेंट मान लो कहलाएगा। दूसरा इसमें आपका आ जाता है, इसी में, ये दूसरा नहीं बोलोगे, एक्सपेरिमेंट का ही पार्ट है, तो इसको हमने क्या बोल दिया? रैंडम एक्सपेरिमेंट। क्या होता है? रैंडम एक्सपेरिमेंट। देखो, रैंडम एक्सपेरिमेंट हमारा क्या होता है कि जो भी इसका आउटकम होता है ना, हम जो भी एक्सपेरिमेंट करेंगे, जो उसका आउटकम होता है वो मतलब फिक्स्ड नहीं होता है, कुछ भी आ सकता है। तो इसके बारे में आप क्या लिखोगे कि एन एक्सपेरिमेंट हुज आउटकम कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड with certainty ठीक। मतलब क्या हुआ? रैंडम एक्सपेरिमेंट मतलब ये हुआ कि आप, जैसे हमने बोला ना, कॉइन थ्रो कर रहे हो, अब उस कॉइन थ्रो में क्या आ सकता है? क्या आ सकता है? हेड आ सकता है, टेल आ सकता है। ठीक, तो ये एक रैंडम एक्सपेरिमेंट हुआ, तो वो हेड आएगा या टेल आएगा, हम कुछ भी नहीं बोल सकते ना क्या आएगा। मान लो आप डाइस थ्रो कर रहे हो, या आपने प्लेइंग कार्ड के बारे में आप बात कर रहे हो, तो प्लेइंग कार्ड में आपने एक कार्ड को खींचा, तो उस कार्ड में क्या आएगा वो हमें नहीं पता, क्या हो सकता है ना। तो वो सारी चीज़ें हों। दूसरा हमारा आता है, दूसरा पॉइंट, सैंपल स्पेस। ये सबसे हमारा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। जब भी हम लोग प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करेंगे तो मैं सैंपल स्पेस का सबसे ज़्यादा यूज़ करूँगा। कभी भी जब भी हम लोग कैलकुलेट करेंगे, सैंपल स्पेस मतलब इसमें प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, तो आप इसमें लिखोगे द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स of a random
एक्सपेरिमेंट ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट, ठीक, इज कॉल्ड सैंपल स्पेस, SS। तो मतलब अगर मान लो मैं किसी भी एक्सपेरिमेंट की मैं बात करूं तो उसमें कुल पॉसिबल आउटकम्स क्या हो सकते हैं, वही हमारा सैंपल स्पेस कहलाता है। जैसे मान लो मैं क्या करूँ ना, दो डाइस को एक साथ फेंकूंगा, तो दो डाइस को एक साथ फेंकूंगा तो मेरे पास क्या क्या आएगा ऑप्शन। एक तो 1 1 आ सकता है, 1 2 आ सकता है, 1 3 आ सकता है, 1 3 आ सकता है, फिर 1 4 आ सकता है, 1 5 आ सकता है, 1 6 आ सकता है ना, 1 6। फिर ऐसे यहाँ से 2 1 2 2 2 3 एंड सो ऑन 2 6 तक, है ना। ये कुल सैंपल स्पेस हमारा हो जाएगा। ऐसे ही 3 1 से लेकर के 3 6 तक, ऐसे ही 4 1 से लेकर के 4 6 तक, फिर ऐसे ही 5 1 से लेकर के 5 6 तक, 5 6 तक, और अगर मान लो 6 1 से लेकर के 6 6 तक। मतलब ये क्या हुआ कि आप जितने भी आप दो डाइस को एक साथ थ्रो कर रहे हो तो पहले डाइस पे मान लो कोई भी नंबर आ सकता है। मान लो पहले पे 2 आया और दूसरे पे 3 आया, तो कुछ भी हो सकता है, पहले पे 2 दूसरे पे 3। तो सैंपल स्पेस का मतलब ये हुआ कि कुल पॉसिबिलिटी क्या क्या आ सकता है। दो डाइस एक साथ उछाल रहे हैं तो कुल पॉसिबिलिटी को हम जो भी पॉसिबिलिटी हो सकती है, जो भी आउटकम आ सकते हैं, उन सारी पॉसिबिलिटी को हम लोग क्या बोलते हैं, सैंपल स्पेस बोलते हैं। अब मान लो हमने क्या किया, दो कॉइन को एक साथ थ्रो कर दिया। एक कॉइन को अगर मान लो आप थ्रो करोगे, फेंकोगे, उछालोगे, तो या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। और अगर मान लो दो कॉइन को फॉर अ सिंगल कॉइन, ये सैंपल स्पेस हेड और टेल आएगा। अगर मान लो दो कॉइन को उछालोगे तो या तो पहले पे हेड आए दूसरे पे टेल आएगा, पहले पे टेल दूसरे पे हेड, दोनों पे हेड हेड, या दोनों पे टेल टेल, ठीक। फॉर 2 कॉइन, तो दो कॉइन अगर थ्रो करोगे तो हमारा कुल सैंपल स्पेस ये आएगा। तो वही हम लोग बोलते हैं सैंपल स्पेस, जो भी हमारा वैल्यू आता है। सैंपल स्पेस मतलब ये हुआ कि टोटल आउटकम्स। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं इवेंट के बारे में। इवेंट के बारे में हमने बात कर लिया था, नहीं किया था। तो इवेंट क्या होता है उसके बारे में बात कर लेते हैं। इवेंट क्या होता है, तो इसमें आप हेडिंग डालोगे इवेंट। अच्छा, इसमें इवेंट से पहले एक छोटा सा पॉइंट और रह गया हमारा, क्या है, सैंपल पॉइंट। हालांकि सैंपल स्पेस ही है। सैंपल पॉइंट क्या होता है भाई, सैंपल पॉइंट, ईच एलिमेंट ऑफ द सैंपल स्पेस इज कॉल्ड, ईच एलिमेंट ऑफ द सैंपल space is called a sample point. Each element of the sample space is called a sample point. ठीक, अब हम लोग बात करने जा रहे हैं किसके बारे में, इवेंट के बारे में। इवेंट क्या होता है, ठीक। तो इसमें आप लिखोगे a subset of the sample space the subset of sample space S is called an event when a coin, जिस एग्जाम्पल के तौर पर अगर मान लो बात करो, when a coin is tossed, ठीक। तो अगर कॉइन इवेंट की बात किया जा रहा है तो मान लो कॉइन टॉस कर दिया तो वो हमारा क्या कहलाएगा, फिर सैंपल इवेंट कहलाएगा।
किसी किसी कॉइन का टॉस होना, किसी भी डाइस का थ्रो होना, किसी कार्ड प्लेइंग कार्ड से एक कार्ड का ड्रॉ किया जाना, दो कार्ड का ड्रॉ किया जाना, ये सारी चीज़ें क्या कहलाएंगी? इवेंट कहलाएंगी। ठीक, अब इवेंट में कई सारी चीज़ें आती हैं। पहला तो होता है हमारा सिंपल इवेंट। सिंपल इवेंट, सिंपल इवेंट में क्या कहलाएगा कि एन इवेंट इज कॉल्ड a simple event. Is called a simple event if it is a singleton subset of the sample space ठीक, एस, मानो सैम्पल स्पेस को कैपिटल एस से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो इसमें आप क्या बोलोगे? सिंपल इवेंट मतलब वही जो भी आपका वैल्यू आ रहा है। तो एस को अगर मैं किसी कॉइन को टॉस कर रहा हूँ तो उसमें हमारा क्या आ गया? एक तो हेड आ गया और टेल आ गया। ये इसमें आपने कोई भी ऐसा चीज़ इंक्लूड नहीं किया जो आपको इसको समझने में प्रॉब्लम हो। तो बस सिंपल इवेंट मतलब कॉइन का टॉस होना, एक डाइस का थ्रो होना। अब कंपाउंड इवेंट मतलब अब अभी मैं आगे बता रहा हूँ। जैसे मान लो हमने क्या किया, कंपाउंड इवेंट ले लिया, कंपाउंड इवेंट। अब कंपाउंड इवेंट में क्या हो जाएगा कि जब आप इसके बारे में डिस्कस करोगे कि अ सबसेट ऑफ द सैंपल स्पेस S which contains more than one element, ठीक। जैसे मान लिया यही अभी ऊपर में हमने लिया था, अगर मैं सैंपल स्पेस में एक से ज़्यादा ले रहा हूँ एलिमेंट, है ना। अच्छा, ये ऊपर वाले में सिंगलटन सबसेट की बात किया जा रहा था ना, तो ये हमारा ये सैंपल स्पेस हमने एस लिया है। तो अगर मैं सिंपल इवेंट की बात करूँगा तो सिंपल इवेंट में हमारा क्या हो जाएगा? एस का जो वैल्यू होगा सिर्फ एक एलिमेंट आप लोग या तो एस लो और या तो टी ले लो सिंगलटन में, ठीक। तो वो हमारा क्या कहलाएगा? सिंपल इवेंट कहलाएगा। कंपाउंड इवेंट में हम क्या कर रहे हैं? एक से ज़्यादा, जैसे मान लो हमारा सैंपल स्पेस क्या था, मान लो हमने ले लिया 1 2 3 4 5 एंड 6 ले लिया, तो एक से ज़्यादा एलिमेंट ले लिया किसमें, जो भी हम अगर इसकी वैल्यू को कंसीडर कर रहे हैं। तो सबसेट का मतलब ये हुआ कि मान लो मैं इसको किससे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, मान लो ए से रिप्रेजेंट कर दिया, तो इसका सबसेट जो आपका आ रहा है मान लो 1 3 एंड 5 ले लिया, तो क्या होगा फिर ऐसे केस में? ये जो आपका वैल्यू होगा ये कंपाउंड इवेंट कहलाएगा, ठीक है। कंपाउंड इवेंट कहलाएगा। जब भी आप इसको लोगे तो इसमें एक से ज़्यादा इवेंट, एक से ज़्यादा एलिमेंट आ रहा है, तो ऐसे केस में फिर हमारा क्या कहलाएगा? ये कंपाउंड इवेंट कहलाएगा। ठीक, नेक्स्ट हमारा आता है, अब एक इसमें आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ए इज़ द सबसेट ऑफ क्या चीज़? एस। तो ए क्या है? एस का सबसेट है, तो ए इज द सबसेट ऑफ एस, आप इसको लिख सकते हो, कह सकते हो, ठीक है। देखो नेक्स्ट हमारा आता है इक्वली लाइकली इवेंट्स। इक्वली लाइकली इवेंट्स, इक्वली लाइकली इवेंट्स का मतलब ये होता है कि हम किसी भी इवेंट में अगर मान लो हम इवेंट कंसीडर कर रहे हैं, है ना, तो उसमें एक इवेंट का जो एक इवेंट के आने की जो प्रोबेबिलिटी होगी वही बाकी एलिमेंट के भी आने की प्रोबेबिलिटी होगी, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पे बोला जा रहा है कि अगर मान लिया हमारे पास
इवेंट बोल सकते हो आप, क्या चीज़, इवेंट, इवेंट या आउटकम, आउटकम्स आर said to be equally likely, equally likely when we have, when we have, when we have no reason to believe, no reason to believe, believe that some outcome is, some outcome is more likely, is more likely to occur, to occur than the other, than the other। ठीक, मतलब ये हुआ कि अगर हम मान लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे ये बात किया जाए कि अगर मान लो हम कोई कॉइन थ्रो कर रहे हैं, उछाल रहे हैं, है ना, तो उस कॉइन के थ्रो होने में क्या क्या पॉसिबिलिटी, हेड और टेल, दो ही चीज़ें पॉसिबल है, या तो हेड आए या टेल आए। ठीक, और अगर मान लो हम ऐसा बोलें कि हेड के आने की ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है टेल से, या टेल के आने की ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है हेड से, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये फिर इक्वली लाइकली इवेंट्स नहीं होगा। अगर मान लो हम कोई कॉइन को थ्रो कर रहे हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि वो फेयर इवेंट कहलाएगा कब, अगर मान लेते हैं जितना एच के आने की प्रोबेबिलिटी होगा वो उतना ही टी के आने की प्रोबेबिलिटी हो। मान लो हम कोई डाइस थ्रो कर रहे हैं 1 2 3 4 5 एंड 6, तो डाइस में जितना 1 के आने की प्रोबेबिलिटी होगा वो उतना ही 2 के, उतना ही 3 के, उतना ही 4 के भी, और उतना ही 5 और उतना ही 6 के भी चांसेस हैं आने के, ये बोला जा रहा है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इक्वली लाइकली इवेंट्स बोलते हैं। ठीक, नेक्स्ट हमारा आता है, अब जैसे मान लो इसमें ही हमने बोला, तो अगर मान लो मैं 4 के आने की प्रोबेबिलिटी बोलूँ तो 4 के भी प्रोबेबिलिटी वही आएगा, 1/6 ही आएगा, वही 5 के भी 1/6 ही आएगा, मतलब सभी का प्रोबेबिलिटी सेम आएगा अगर आप कैलकुलेट करोगे। नेक्स्ट हमारा आता है एग्जॉस्टिव इवेंट्स, EXHAUSTIVE, एग्जॉस्टिव इवेंट्स। must necessarily happen every time the experiment is performed। तो ये सफिशिएंट है इसको, है ना। तो इसमें आप क्या बोल सकते हो कि दो इवेंट एग्जॉस्टिव होंगे, मान लो ए यूनियन बी का वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगा, सैंपल स्पेस के इक्वल आ रहा होगा, तो ये दोनों एक्सपेरिमेंट क्या कहलाएंगे, एग्जॉस्टिव इवेंट्स कहलाएंगे। तो इसमें हमने क्या लिखा है आपको समझ में आ गया होगा, बोला जा रहा है कि फॉर अ रैंडम एक्सपेरिमेंट। अच्छा, रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है, वही मतलब हमने अचानक से कोई भी एक्सपेरिमेंट ये कर दिया, रैंडमली चूज़ कर लिया। ठीक है, एक शोले मूवी था जिसमें क्या होता था, कॉइन थ्रो किया जाता था, जिसमें क्या होता था, तो उसको उछालने पे दोनों साइड हेड आता था, मतलब दोनों साइड उसको अमिताभ बच्चन ने क्या किया था उसको, तो वो अनफेयर कॉइन कहलाएगा। ठीक है, अनफेयर कॉइन में फिर क्या हो जा रहा है, इक्वली लाइकली इवेंट्स नहीं आएंगे, मतलब हेड, अगर हेड दोनों साइड में हेड है तो टेल आने की पॉसिबिलिटी जीरो, ये है ही नहीं है ना। तो वही चीज़ बोला जा रहा है कि अगर मान लो फॉर अ रैंडम एक्सपेरिमेंट ए a set of events is said to be exhaustive if one of them must necessarily happen every time। ठीक है, तो कम से कम उसमें से एक वैल्यू, अगर मान लो हम उछाल जैसे कॉइन थ्रो कर रहे हैं तो हेड और टेल में से कम एक तो आएगा ही, तो वो एग्जॉस्टिव इवेंट्स तो हमेशा ही रहेगा, सीधी सी बात है।
अगर मान लो हम डाइस थ्रो कर रहे हैं तो इसमें यही तो बोला था कि सेट टू बी जैसे इफ वन ऑफ दे मस्ट नेसेसरी हैपन एवरी टाइम, तो उसमें से कम एक तो हमारा आए ही आए। यही तो लिखा हुआ सेट ऑफ इवेंट्स इज सेड टू बी एग्जॉस्टिव इफ वन ऑफ देम, तो उसमें से एक, जैसे मान लो हम हेड और टेल की जैसे बात कर रहे थे ना, तो हेड बार बार आ रहा है, बार बार आ रहा है। अब मान लेते हैं हमने क्या किया, ये इसमें जो हमने डाइस थ्रो करे थे, तो डाइस में फिर हमें क्या बोलूँ कि डाइस में बार बार हमारा 3 आ रहा है, या बार बार 2 आ रहा है, या बार बार 1 आ रहा है ना। कई बार हम लोग लूडो वगैरह खेलते हैं तो उसमें क्या होता है, बार बार 6 आता है, तो उस वैसे इवेंट्स को फिर हम लोग क्या बोलेंगे, मान लो हम 3 बार रिपीट कर रहे हैं, 3 में से 2 बार हमारा 6 आ जा रहा है, तो वो फिर ऐसी सिचुएशन को हम लोग क्या बोलेंगे, एग्जॉस्टिव बोलेंगे। ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। तो देखो इसमें क्या होता है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स में 2 और मोर इवेंट्स आर कॉल्ड, इसमें आप लिखोगे 2 और मोर इवेंट्स आर कॉल्ड म्यूचुअली exclusive if one of them occur then other cannot occur, then other cannot occur। ठीक, देन 2 और मोर इवेंट्स आर कॉल्ड म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। एक्सक्लूसिव इवेंट्स। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में क्या हो रहा है कि अगर मान लेते हैं इफ़ वन ऑफ देम अकर्स, कम से कम एक तो हो ही या इवेंट में आए ही आए, तो फिर ऐसे सिचुएशन में हम क्या बोलेंगे कि ये हमारा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं। मतलब ये हुआ कि अगर मान लो कोई एक इवेंट E1 ले लिया है ना, इवेंट E1 फिर E2 फिर E3 एंड सो ऑन, मान लो हमने EN ले लिया, तो अगर मान लो मैं आई मतलब मान लो इसमें से कोई एक ले लिया और इंटरसेक्शन मान लो EJ ले लिया, तो EI और EJ का जो इंटरसेक्शन आना चाहिए वो क्या आना चाहिए, फाई आना चाहिए। पहली चीज़ तो ये कि इस दोनों से आपस में कोई हमारा मेल जोल नहीं होना चाहिए। 2 और मोर इवेंट्स आर कॉल्ड म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इफ वन ऑफ देम अकर्स, तो वन ऑफ देम दोनों में से एक कम से कम घटित हो, देन अदर कैन नॉट अकर। तो ये लिखा हुआ ना कि दूसरा फिर नहीं होना चाहिए, उसमें से अगर एक होगा देन अदर कैन नॉट अकर। तो इसका मतलब यही हुआ ना कि अगर एक इवेंट हो रहा है तो दूसरा नहीं हो। अब 2 इवेंट होने का मतलब क्या हुआ कि मान लेते हैं हम एक साथ 2 लोग ये कर रहे हैं, कुछ गेम खेल रहे हैं, तो एक ने कॉइन थ्रो किया और दूसरे ने डाइस थ्रो किया, तो हो सकता है हम कंडीशन ऐसा अप्लाई कर दें कि अगर कॉइन में हेड आए तो डाइस के थ्रो करने की प्रोबेबिलिटी या डाइस में इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी बताइए। तो ऐसा सिचुएशन भी हो सकता है, किया जा सकता है। तो वही हमारा क्या कहलाएगा, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। इसमें आपको बस ध्यान रखना है कि 2 या 2 से ज़्यादा इवेंट्स का इंटरसेक्शन क्या आएगा, फाई आएगा। एक अकर होगा तो दूसरा नहीं होगा, दूसरा होगा तो पहला नहीं होगा। ठीक, तो उसको ऐसे सिचुएशन में उसको हम क्या बोलेंगे, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। अब आ जाते हैं डिफिनीशन के बारे में। तो आप हेडिंग डालोगे डिफिनीशन ऑफ प्रोबेबिलिटी। तो डिफिनीशन ऑफ प्रोबेबिलिटी के बारे में देख लेते हैं क्या होता है।
इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट ई से, और ये हमारा होता है एन ई डिवाइड बाई एन एस होता है। और ये एन ई और एन एस क्या है, इसके बारे में लिखोगे नंबर ऑफ एलिमेंट इन द इवेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट इन द इवेंट डिवाइड बाई नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सैंपल स्पेस। ठीक, तो एन एस हमारा क्या हो गया, एन एस में कितने एलिमेंट आ रहे हैं और एन ई में कितने एलिमेंट आ रहे हैं, तो दोनों को डिवाइड करोगे तो हमारा प्रोबेबिलिटी का डिफिनीशन हो जाता है। या सबसे फेवरेबल डिफिनीशन मेरे लिए, मैं इसको यूज़ करता हूँ, किसको, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, FAVOURABLE, फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स, ठीक, तो ये हमारा डिफिनीशन हो जाता है। और इसको यूज़ करना ज़्यादा अच्छा है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स में। ठीक, ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं आप इसी को यूज़ करो, पहला वाला भी यूज़ कर सकते हो, दोनों एक ही चीज़ें हैं, है ना। तो आप लिखोगे, जैसे मान लो अगर मैं ऐसे बोलूँ क्वेश्चन या प्रोबेबिलिटी मान लो मैं कैलकुलेट करना चाहूँ तो क्या करोगे, है ना। जैसे मान लो हमने क्या बोला कि एक कॉइन को टॉस किया जा रहा है और उस कॉइन के टॉस में मैं पूछूं कि हेड आने का प्रोबेबिलिटी बताओ, तो मान लो हमने सैंपल स्पेस सबसे पहले लिखूंगा, एक कॉइन को टॉस करोगे तो क्या पॉसिबिलिटी, हेड और टेल आने का। ठीक, और इनको रिप्रेजेंट ऐसे इस ब्रैकेट में हम लोग यूज़ करते हैं, करली ब्रैकेट में। तो एस का जो वैल्यू हमारा दिया हुआ है, हेड और टेल आ रहा है। मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड, यानी हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगा। तो यहाँ पे एन एस का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। एन ई का वैल्यू कितना हो जाएगा, हम हेड की बात कर रहे हैं तो इसमें एन ई कितना आएगा, हेड आने की प्रोबेबिलिटी बात किया जा रहा है, तो एन ई हमारा 1 हो जाएगा। तो फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इवेंट कितना हो जाएगा, एन ई डिवाइड बाई एन एस होता है फार्मूला हमारा, एन ई डिवाइड बाई एन एस। तो यूज़ कर लिए, एन ई का वैल्यू है 1 और एन एस का वैल्यू है 2, तो ये हमारा 1 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। ठीक, एन ई डिवाइड बाई एन एस हो गया। ठीक है, अगर मान लो ऐसे ही मान लो मैंने एक क्वेश्चन दिया कि मान लो हमने एक डाइस थ्रो किया, और डाइस थ्रो किया तो सैंपल स्पेस उस समय हमारा क्या आएगा, 1 2 3 4 5 एंड 6 ये आ जाएगा। ठीक, और हमसे क्या पूछा जा रहा है, तो इस समय एन एस का वैल्यू कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और मेरे से पूछा जाए कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवन नंबर, तो इवन नंबर में आप क्या लिखोगे, मान लो आपने इवेंट ई लिखा, तो इवेंट ई को अगर आप लिखते हो तो ई का वैल्यू क्या आ जाएगा, इवन नंबर में बोल रहा हूँ तो 2 4 एंड 6 हो जाएगा। अब 2 4 6 आ रहा है तो फिर एन ई कितना हो गया, 3 हो गया। तो एन ई 3 हो गया तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कितना हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ई, तो ये आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ई यानी एन ई डिवाइडेड बाई एन एस हो जाएगा। तो एन एस हमारा एन ई कितना है, एन ई है 3 और एन एस कितना है 6, यानी हो जाएगा 1/2। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ई विल बी 1/2, ये आपका 1/2 आ जाएगा। ठीक, इसमें एक चीज़ और आपको ध्यान रखना है, प्रॉपर्टी आप अगर मान लो मैं इसके बारे में प्रॉपर्टी ऑफ, चल लिख लो हेडिंग डाल के, प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोबेबिलिटी, प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोबेबिलिटी। ठीक, तो वो हमारा क्या होता है, पहली चीज़ तो ये कि जो प्रोबेबिलिटी हमारा आता है वो 0 से 1 के बीच में लाई करता है। ठीक, 0 से 1 के बीच में लाई करेगा कोई भी प्रोबेबिलिटी।
दूसरी चीज़ ये कि अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ई का वैल्यू 0 आ रहा है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इम्पॉसिबल इवेंट, इम्पॉसिबल इवेंट बोलते हैं। और अगर मान लो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई का वैल्यू 1 आ रहा है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, श्योर इवेंट बोलते हैं। अच्छा, इम्पॉसिबल इवेंट का मतलब क्या हुआ, मान लो हमने क्या किया, एक डाइस थ्रो किया और उस डाइस थ्रो में हमने बोला कि 7 आने की प्रोबेबिलिटी बताइए। तो डाइस में नंबरिंग कहाँ तक होता है, 6 तक होता है, और मैं क्या पूछ रहा हूँ 7, तो 7 आ ही नहीं सकता, तो 7 नहीं आ सकता, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ई विल बी 0। ठीक, तो इसके अलावा अगर मान लेते हैं मैंने क्या किया, श्योर इवेंट की अगर मैं बात करूं तो श्योर इवेंट में आप बोलो, आपसे पूछा जाएगा कि अगर आप डाइस थ्रो कर रहे हो तो 1 से लेकर के 6 नंबर तक आने की प्रोबेबिलिटी बताइए। तो 1 से लेकर के 6 नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। क्यों, क्योंकि 1 से 6 तक ही तो होता है, जो भी नंबर होता है 1 से लेकर के 6 तक होता है, तो इसलिए वो श्योर इवेंट कहलाएगा। नेक्स्ट चीज़ ये आप ध्यान रखिए, मतलब इसमें कि हम कभी भी प्रोबेबिलिटी का वैल्यू नेगेटिव में नहीं ले सकते, 1 से ग्रेटर नहीं ले सकते, 0 से 1 के बीच में ही आएगा। 0 तब होगा जब इम्पॉसिबल इवेंट होगा, 1 तब होगा जब श्योर इवेंट आएगा। अगर कभी भी प्रोबेबिलिटी का वैल्यू मान लो 2/3 है, ऐसे 2/3 लिखा हुआ तो ये तो ठीक है, लेकिन अगर 3/2 लिखा हुआ तो ये गलत होगा। क्यों, क्योंकि इसका वैल्यू 1 से ग्रेटर हो गया, 1 से ग्रेटर प्रोबेबिलिटी आ ही नहीं सकता। तो इसलिए आप इस चीज़ का भी ध्यान दे करके भी आप कैलकुलेट कर सकते हो, प्रोबेबिलिटी कभी भी ग्रेटर देन 1 नहीं हो सकता। ठीक, तो इसमें 2-3 चीज़ें आप ध्यान रखना। पहली चीज़ तो 0 से 1 के बीच में लाई करेगा, दूसरी चीज़ इक्वल टू 0 होगा तो इम्पॉसिबल इवेंट, इक्वल टू 1 होगा तो श्योर इवेंट होगा। ठीक ठीक, कॉम्प्लीमेंट का मतलब ये होता है कि किसी भी इवेंट का कॉम्प्लीमेंट ले लेना। मतलब ये हुआ कि हम प्रोबेबिलिटी की जब भी बात करते हैं तो अगर ये कोई इवेंट ये है तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, ई डैश हो जाएगा, और दोनों का सम हमेशा 1 आएगा। यानी किसी भी इवेंट के होने और न होने का सम कितना होगा, हमेशा 1 आएगा। ठीक, होने का अगर मान लो मैं किसी भी प्रोबेबिलिटी के न होने की बात करूं, ई डैश का मतलब ये होता है कि उस इवेंट का न होना। तो इसको अगर आप इधर कैलकुलेट करोगे तो क्या आ जाएगा, 1 - पी हो जाएगा। तो पी ई डैश का वैल्यू 1 - पी ई के इक्वल हो जाएगा। ठीक, या अगर मान लो मैं पी ई कैलकुलेट करूं प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, तो 1 - पी ई डैश हो जाएगा। ऐसा भी हम बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका पॉसिबिलिटी हो सकता है, किसी भी इवेंट के होने और न होने का सम क्या हो जाएगा, 1 होता है। नेक्स्ट हमारा होता है, इसी में हमारा अगला टॉपिक है क्या चीज़, ऑड्स इन फेवर एंड ऑड्स अगेंस्ट एन इवेंट। तो नेक्स्ट आपका टॉपिक है ऑड्स इन फेवर एंड odds against an event। ठीक, तो देखो इसमें क्या होता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है, छोटा सा ही है लेकिन कई बार पूछा जाता है। तो आप इसमें लिखोगे पहला चीज़ odds in favor of event, of an event, odds in favor। ठीक, तो इसमें क्या हो रहा है कि अगर मान लो हमने क्या किया, किसी भी प्रोबेबिलिटी का, किसी भी इवेंट का प्रोबेबिलिटी निकालना और उसके न होने का प्रोबेबिलिटी मान लो निकाल लिया और इन दोनों का रेशियो ले लिया। ठीक, तो ये जो हमारा वैल्यू आता है यही हमारा ऑड्स इन फेवर कहलाता है, या इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हो, क्या चीज़, एन ई डिवाइड बाई एन एस
एन ई डिवाइड बाई एन एस डिवाइड बाई एन ई डैश डिवाइड बाई एन एस, ऐसा भी बोल सकते हो। तो एन ई डैश हमने निकालना आपको सिखाई दिया कैसे निकालते हैं। एन ई डैश अगर मान लो किसी भी प्रोबेबिलिटी का सैम्पल स्पेस पता है और इवेंट पता है तो एन ई डैश भी निकाल सकते हो, एन एस भी निकाल सकते हो। मतलब मान लो अगर मैं ऐसे मान लो किसी भी इवेंट में ए रेशियो बी है मान लो, या हमने मान लिया कि मान लो किसी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, ए डिवाइड बाई ए प्लस बी है ना, और न होने का, यानी मान लो मैं इसको बोल दिया पी ई बोल दिया और इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, पी ई डैश बोल देते हैं, पी ई डैश। तो ये पी ई डैश हमारा क्या हो जाएगा, 1 माइनस ए डिवाइडेड बाई ए प्लस बी हो जाएगा, यानी आपका वैल्यू हो जाएगा ए प्लस बी माइनस ए डिवाइड बाई ए प्लस बी हो जाएगा। ठीक, ए से कैंसिल हो जाएगा, हमको क्या मिलेगा, बी डिवाइड बाई ए प्लस बी हो जाएगा। मतलब ये हुआ कि आप किसी भी इवेंट के ऑड्स इन फेवर की अगर हमको बात किया जा रहा है तो ये पी ई आपका हो जाएगा, पी ई का वैल्यू ए डिवाइड बाई ए प्लस बी हो जाएगा। ठीक, पी ई का वैल्यू। और अगेंस्ट इन फेवर की अगर मैं से बात किया जाएगा तो फिर अगेंस्ट आप नेक्स्ट हेडिंग डाल सकते हो, क्या चीज़, अगेंस्ट इन फेवर, ऑड्स अगेंस्ट एन इवेंट। तो इसमें क्या होता है, ये अगर मान लो मैं इसकी बात करूं तो ये हमारा हो जाएगा एन ई डैश डिवाइड बाई एन ई हो जाएगा। ठीक, या पी ई डैश डिवाइड बाई पी ई हो जाएगा। इसी का जस्ट रेसिप्रोकल आप बोल सकते हो। एग्जांपल के तौर पे अगर मैं बात करूं, मान लो हमारे पास कुछ इवेंट्स दिए गए हैं, कोई प्रोबेबिलिटी मान लो हमको दिया हुआ है, प्रोबेबिलिटी जस्ट सपोज पी ई का वैल्यू आपके पास दिया हुआ है 4 डिवाइड बाई 13 दिया हुआ है। ठीक, तो मेरे से पूछा जा रहा है कि ऑड्स इन फेवर, इसका वैल्यू बताइए, ऑड्स इन फेवर। तो ऑड्स इन फेवर हमारा क्या आ जाएगा, यही 4 डिवाइड बाई 13 हो जाएगा। ठीक, 4 डिवाइड बाई 13 होगा या कुछ और होगा, देखो नहीं, ये आप जब पी ई आप निकाल लिए तो पी ई डैश कितना हो जाएगा, पी ई डैश हो जाएगा 9 डिवाइड बाई 13 हो जाएगा, 1 माइनस 4 बाई 13। अब दोनों का रेशियो हमको निकालना है क्योंकि यही तो हमारा क्या है, ऑड्स इन फेवर है, पी ई डिवाइड बाई पी ई डैश। तो अब जब आप कैलकुलेट करोगे 4 बाई 13 डिवाइड बाई 9 बाई 13 कैंसिल, 4 बाई 9 आ गया। ठीक, अगर मेरे को इसी प्रोबेबिलिटी का यूज़ करके अगेंस्ट इन फेवर पूछा जाएगा तो फिर अगेंस्ट इन फेवर इसी का जस्ट रेसिप्रोकल हो जाएगा, 9/4 हो जाएगा। ठीक है, तो 9/4 आपका वैल्यू हो जाएगा। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे क्या चीज़, प्लेइंग कार्ड से रिलेटेड टॉपिक या प्लेइंग कार्ड्स के बारे में, उनके बारे में बात करेंगे। तो आप हेडिंग डाल सकते हो, फैक्ट्स अबाउट अ पैक ऑफ कार्ड। तो इसमें मैं आपको सिखाऊंगा कार्ड खेलना, कैसे कार्ड खेलते हैं, वही ताश की पत्तियां कैसे खेलते हैं, और हुकुम का इक्का और क्या क्या होता है जो भी है, तो उनके बारे में मैं बताऊंगा और प्रोबेबिलिटी निकालना सिखाऊंगा। उसके बाद आप जुआ खेल सकते हो और जीत भी सकते हो। ठीक है, उसके लिए मैं नहीं बताऊंगा, और उसमें सिर्फ आप प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हो, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। ठीक है, चलिए ठीक है, फिर थैंक यू, टाटा बाय बाय, गुड नाइट।